गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी टिश्यूज, जिसमें हम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पादपों में जब द्वितीयक वृद्धि होती है उस समय वेस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का परिवर्धन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सेकेंडरी जाइलम। वेस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप अंदर की ओर अर्थात मज्जा की ओर सेकेंडरी जाइलम का परिवर्धन होता है। वृक्षों के तनों का अधिकांश भाग इस सेकेंडरी जाइलम के द्वारा ही भरा रहता है। प्राइमरी जाइलम की भांति सेकेंडरी जाइलम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है: वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम रेशे और जाइलम मृदुतक। द्वितीयक जाइलम या सेकेंडरी जाइलम को कास्ट या वुड भी कहा जाता है। सेकेंडरी जाइलम में पाई जाने वाली ये सभी कोशिकाएं 2 प्रकार से विन्यासित रहती है, अर्थात अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन सेकेंडरी जाइलम जो है वो 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 एक्सियल और वर्टिकल सिस्टम और नंबर 2 रेडियल सिस्टम। सबसे पहले देखिए एक्सियल और वर्टिकल सिस्टम अर्थात अनुदैर्ध्य तंत्र। द्वितीयक जाइलम में पाई जाने वाली वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम रेशे और जाइलम मृदुतक, इन सभी को अनुदैर्ध्य तंत्र या वर्टिकल सिस्टम में शामिल किया जाता है। ये सभी कोशिकाएं पादप की अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर स्थित होती है, जबकि द्वितीयक जाइलम में जो रश्मि किरणें या जो जिन्हें जाइलम किरणें या मज्जा किरणें कहा जाता है, उनको रेडियल सिस्टम या अरीय तंत्र में शामिल किया जाता है। ये जो जाइलम किरणें या मज्जा किरणें हैं वो साधारणतया प्राथमिक जाइलम में नहीं पाई जाती है, और ये मज्जा किरणें अनुप्रस्थ काट में पादप का जो अनुदैर्ध्य अक्ष होता है उसके समकोण पर स्थित होती है। जो एक्सियल सिस्टम या वर्टिकल सिस्टम में जो कोशिकाएं हैं वो तो पादप की अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर स्थित होती है, जबकि रेडियल सिस्टम में जो मज्जा किरणें या मज्जा रश्मियां या जाइलम किरणें हैं वो पादप की अनुदैर्ध्य अक्ष के समकोण पर स्थित होती है। द्वितीयक जाइलम में जाइलम रेशे या जिन्हें काष्ठ तंतु भी कहते हैं उनका अनुपात अधिक पाया जाता है या वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। द्वितीयक जाइलम में पाई जाने वाली वाहिकाएं और वाहिनिकाएं प्राथमिक जाइलम की तुलना में कम लंबी होती है, लेकिन अधिक व्यास या अधिक चौड़ी होती है। अर्थात यदि फिर से मैं रिपीट करूं तो द्वितीयक जाइलम में पाई जाने वाली वाहिकाएं और वाहिनिकाएं प्राथमिक जाइलम में पाई जाने वाली वाहिकाओं और वाहिनिकाओं की तुलना में कम लंबी होती है, लेकिन अधिक व्यास की होती है। द्वितीयक जाइलम में जाइलम मृदुतक का अनुपात अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि द्वितीयक जाइलम में पाया जाने वाला जाइलम मृदुतक 2 प्रकार से वितरित होता है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा इन सेकेंडरी जाइलम। अर्थात द्वितीयक जाइलम में पाया जाने वाला मृदुतक 2 प्रकार से वितरित रहता है। नंबर 1 है पेराट्रेकियल, जिसको परावाहिकीय भी कहा जाता है, और नंबर 2 है एपोट्रेकियल, जिसको विसरित मृदुतक भी कहा जाता है। इसको डिफ्यूज पेरेन्काइमा भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेराट्रेकियल या परावाहिकीय मृदुतक। जब जाइलम मृदुतक वाहिकाओं के साथ व्यवस्थित रहता है तो इसे पेराट्रेकियल पेरेन्काइमा या परावाहिकीय मृदुतक कहा जाता है।
और इस प्रकार का अरेंजमेंट गुलमोहर और जामुन में पाया जाता है। दूसरा है एपोट्रेकियल या विस्तृत मृदुतक। जब जाइलम मृदुतक का वितरण अनियमित होता है और ये वाहिकाओं, वाहिनिकाओं व जाइलम रेशों के मध्य यत्र तत्र बिखरे हुए दिखाई देता है, तो इसे विस्तृत मृदुतक या एपोट्रेकियल पेरेन्काइमा कहा जाता है। अब देखिए, जाइलम मृदुतक में मंड, वसा, टेनिन और अन्य पदार्थों का संचयन भी पाया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम है जो अपने बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का परिवर्धन कर रही है और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम का परिवर्धन कर रही है। इसके बाद में हम देखेंगे, डायग्राम में आप आसानी से देख सकते हो कि किस प्रकार से जाइलम की जो वेसल्स है वो अरेंज है यहाँ। इसके बाद में हम देखेंगे जाइलम रश्मियाँ या जाइलम रेज। देखिए, द्वितीयक जाइलम के क्षेत्र में उपस्थित जो भी रेज या किरणें होती है या जो मृदुत की किरणें होती है उनको जाइलम रश्मियाँ कहा जाता है। और ये द्वितीयक जाइलम का अनुप्रस्थ तंत्र या अरीय तंत्र या फिर जिसे रेडियल सिस्टम कहते हैं उसका निर्माण करती है। ये बात मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, जिसमें जब हमने देखा था कि द्वितीयक जाइलम में जो कोशिकाएं हैं वो दो प्रकार से व्यवस्थित रहती है। पहला टाइप था एक्सियल और वर्टिकल सिस्टम और दूसरा टाइप था रेडियल सिस्टम। तो अपन अब देख रहे हैं अलग से मज्जा रश्मियाँ या फिर जाइलम रश्मियाँ जिनको कहते हैं। तो यहाँ जाइलम रश्मियाँ जो है वो द्वितीयक जाइलम के अनुप्रस्थ तंत्र या रेडियल सिस्टम का निर्माण करती है। इनका परिवर्धन वेस्कुलर कैम्बियम में पाई जाने वाली रश्मि आद्यक या रे इनिशियल से होता है और ये पादप की अनुदैर्ध्य अक्ष के समकोण पर स्थित होती है। ये जाइलम रश्मियाँ मोटाई या ऊंचाई में एक या अधिक कोशिका स्तरों की हो सकती है। डायग्राम में आप देखिए जाइलम रेज, किस प्रकार जाइलम में जाइलम रेज अरेंज है। तो ये एक या अधिक कोशिकीय स्तरों की हो सकती है। इनका मुख्य कार्य मोटे तने में जाइलम व जाइलम के बाहर परिधीय क्षेत्र में स्थित सजीव कोशिकाओं की दिशा में जल व खाद्य विलयनों का संवहन करना है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। द्वितीयक जाइलम में पाई जाने वाली जाइलम रश्मियाँ या जाइलम रेज का जो फंक्शन है वो ये है कि मोटे तने में जो जाइलम व जाइलम के बाहर परिधि की ओर जो भी सजीव कोशिकाएं स्थित है उनमें जल और खाद्य विलयनों के सेवन का कार्य ये जाइलम रश्मियाँ करती है। अब देखिए, जाइलम रश्मियाँ जो है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहला है होमोसेल्युलर रेज, जिनको समकोशिकीय किरणें कहा जाता है। दूसरा टाइप है हेट्रोसेल्युलर रेज, जिनको विषम कोशिकीय किरणें कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं होमोसेल्युलर रेज। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये रेज जो है या ये किरणें जो है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई होती है, इसलिए इन्हें समकोशिकीय किरणें या फिर होमोसेल्युलर रेज कहा जाता है। दूसरा टाइप है हेट्रोसेल्युलर रेज या विषम कोशिकीय किरणें। तो हेट्रोसेल्युलर रेज जो है वो दो प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बनती है और दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होने के कारण ही इनको हेट्रोसेल्युलर रेज कहा जाता है। जाइलम रेज का एक अन्य क्लासिफिकेशन और भी है। इनको ये दो प्रकार की होती है। सेल्स की चौड़ाई के आधार पर जाइलम रेज दो प्रकार की होती है। पहला है यूनिसेरिएट या एक पंक्तिक और दूसरा है मल्टीसीरिएट या बहुपंक्तिक। तो देखिए, जब जाइलम किरणों की चौड़ाई एक कोशिकीय होती है
तब इन्हें यूनिसीरिएट या एक पंक्तिक कहा जाता है। लेकिन जब इनकी चौड़ाई एक से अधिक कोशिकीय होती है तब इन्हें मल्टीसीरिएट या बहुपंक्तिक किरणें कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे द्वितीयक फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। देखिए, अभी हमने देखा था कि रंभीय क्षेत्र में जब द्वितीयक वृद्धि होती है उस समय वेस्कुलर कैम्बियम बाहर या परिधि की ओर द्वितीयक फ्लोएम का परिवर्धन करती है। एक बार मैं पीछे वाला डायग्राम आपको फिर से दिखाना चाहूँगी। इस डायग्राम में आप आसानी से देख सकते हैं कि कैम्बियम है, कैम्बियम केंद्र की ओर जाइलम का निर्माण करती है और परिधि की ओर फ्लोएम का निर्माण करती है। और वेस्कुलर कैम्बियम से परिधि की ओर जो फ्लोएम बनता है उसी फ्लोएम को द्वितीयक फ्लोएम कहा जाता है। द्वितीयक फ्लोएम की मात्रा द्वितीयक जाइलम की अपेक्षा कम होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है उस टाइम पे वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की ओर ज़्यादा क्रियाशील होती है, बाहर की ओर कम क्रियाशील होती है, जिसके कारण अंदर की ओर बनने वाला द्वितीयक जाइलम अधिक मात्रा में बनता है और बाहर की ओर बनने वाला द्वितीयक फ्लोएम कम मात्रा में बनता है। प्राथमिक फ्लोएम की भांति द्वितीयक फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है: चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु। एक बार थोड़ा सा इसको फिर से रिपीट करती हूँ मैं। प्राथमिक फ्लोएम की भांति द्वितीयक फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है: चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु। जाइलम में जिस प्रकार हमने देखा था कि जाइलम में जाइलम किरणें या जाइलम रेज पाई जाती है, उसी प्रकार फ्लोएम में भी फ्लोएम रेज पाई जाती है। सामान्यतः क्या होता है, द्वितीयक फ्लोएम में दृढ़ोत्की फ्लोएम तंतु अनुपस्थित होते हैं। द्वितीयक फ्लोएम तथा प्राथमिक फ्लोएम की संरचना में आधारभूत अंतर नहीं होता है, फिर भी द्वितीयक फ्लोएम की संरचना प्राथमिक फ्लोएम की तुलना में अधिक जटिल होती है। द्वितीयक फ्लोएम में चालनी नलिकाएं छोटी होती है लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा होती है। अर्थात द्वितीयक फ्लोएम में प्राथमिक फ्लोएम की तुलना में चालनी नलिकाएं आकार में छोटी होती है लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा होती है। फ्लोएम में एक पंक्तिक या बहुपंक्तिक मृदुतक फ्लोएम किरणें भी हो सकती है जो जाइलम किरणों के संपर्क में रहती है। जाइलम मृदुतक की भांति फ्लोएम मृदुतक कोशिकाओं में भी मंड तथा टेनिन पाया जाता है। अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में सेकेंडरी फ्लोएम का वह भाग जो पिछली वृद्धि ऋतु में बना होता है वो क्रियाशील रहता है और खाद्य पदार्थों का संवहन करता रहता है, परंतु इस फ्लोएम से पहले बना फ्लोएम सक्रिय नहीं रहता है। केवल कुछ पौधों जैसे टीलिया व शेलिक्स में यह कई वर्षों तक सक्रिय रहता है। अक्रिय या जो इनएक्टिव फ्लोएम होता है उसकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत मोटी हो जाती है और इन कोशिकाओं में केलोस नामक पदार्थ भर जाता है, जिसके कारण ये अक्रिय या निष्क्रिय या फिर इनएक्टिव हो जाता है। थैंक यू।